इस क्वेश्चन में हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है और इसमें ए बी इक्वल दिया गया है ए सी के। उसके अलावा एंगल बी ए पी 25 डिग्री और एंगल सी ए पी 75 डिग्री दिया गया है। क्वेश्चन में दिए गए हिंट के हिसाब से हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल पे फोकस करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ए बी इक्वल है ए सी के, एंगल ए एम बी इक्वल है एंगल ए एम सी के, और इसके अलावा ए एम कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो सी पी सी टी से हम लोगों को एक बात मिल जाएगी, बी ए एम इज इक्वल टू एंगल सी ए एम और बोथ इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल बी ए सी 100 डिग्री के बराबर है। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एंगल बी ए पी जो है वो 25 डिग्री मिल जाएगा और एंगल क्यू ए पी भी 25 डिग्री के बराबर मिल जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ए पी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी ए क्यू का। फिर हम लोग इस ट्रायंगल को देखेंगे और इस ट्रायंगल को देखेंगे। इन दोनों ट्रायंगल को भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। ए क्यू कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में है। ए बी इक्वल है ए सी के, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। और एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल सी ए क्यू, इसको हम लोगों ने अभी अभी प्रूफ किया है। यानी कि जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सी पी सी टी से हम लोगों को मिल जाएगा एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए सी क्यू। चूँकि ए सी क्यू 2x के बराबर है तो एंगल ए बी क्यू भी 2x के बराबर होगा, और उसमें से एंगल ए बी पी x के बराबर है तो बचा हुआ ये एंगल पी बी क्यू भी x के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बी पी जो है वो एंगल बाइसेक्टर होगा एंगल ए बी क्यू का, और दोनों एंगल बाइसेक्टर पॉइंट P पे मिल रहे हैं। यानी कि P इन सेंटर है ट्रायंगल ए बी क्यू का, और तब हम लोग ये कह सकते हैं कि क्यू पी भी एंगल बाइसेक्टर होगा एंगल बी क्यू ए का। फिर हम लोग इस ट्रायंगल को देखते हैं। इस ट्रायंगल में ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा, और एंगल ए क्यू पी हम लोगों को तब मिल जाएगा 2x प्लस 50 डिग्री, और तब एंगल ए क्यू बी को हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल ए क्यू पी, और तब हम लोगों को ए क्यू बी 4x प्लस 100 डिग्री के बराबर मिल जाएगा। अब हम लोग इस ट्रायंगल को देखेंगे। इस ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा और इससे हम लोगों को x का वैल्यू मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों को ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि AP परपेंडिकुलर है BC पे और BC की लंबाई दी गई है, BP 7 यूनिट है, PC 18 यूनिट की है। चलिए, तो अगर हम लोग देखें तो इस ट्रायंगल APC में एक एंगल 90 है, एक एंगल थीटा है, तो बचा हुआ ये एंगल 90 माइनस थीटा है। उसी तरह अगर हम लोग इस ट्रायंगल में देखें तो एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 2 थीटा है, तो बचा हुआ ये एंगल 90 माइनस 2 थीटा है। और तब एंगल BAC अगर देखा जाए, एंगल BAC तो ये 90 माइनस 2 थीटा प्लस थीटा यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है। तो अगर हम लोग ट्रायंगल ABC में देखें, इन ट्रायंगल ABC में एंगल BAC इक्वल है एंगल BCA के, एंगल BCA के दोनों 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर हैं। यानी कि ये ट्रायंगल एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है और इसका मतलब है कि AB इक्वल है BC के बराबर, और BC की लंबाई 18 प्लस 7 25 के बराबर है। यानी कि AB की लंबाई तब हो जाएगी, AB भी 25 यूनिट की हो जाएगी। और जब AB की लंबाई हम लोगों ने निकाल लिया तो अब हम लोग AP की लंबाई निकाल सकते हैं। AP की लंबाई हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल लेंगे। AP इज इक्वल टू रूट अंडर
25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 625 माइनस 49, यानी कि ये रूट अंडर 576 यानी कि 24 यूनिट। और एपी की लंबाई जब निकल गई तो अब हम लोग ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ बेस 25 इंटू हाइट एपी 24, और इससे ये कटेगा 12, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 स्क्वायर यूनिट के बराबर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों से सर्कल का रेडियस पूछा गया है। सबसे पहले तो हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एपी एक परपेंडिकुलर बीसी पे खींच लेते हैं। ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर टू बीसी। अब अगर ट्रायंगल एबीसी को हम लोग देखें तो ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। AB इक्वल है AC के, और एक आइसोसेल्स ट्रायंगल में अनइक्वल साइड पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर खींचें तो वो अनइक्वल साइड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर अगर BC की लंबाई 6 यूनिट है तो BP की लंबाई 3 यूनिट हो जाएगी, और CP की लंबाई भी 3 यूनिट के बराबर हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग AP लंबाई निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो AP इज इक्वल टू रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 25 माइनस 9, यानी कि ये रूट अंडर 16 इज इक्वल टू 4। AP लंबाई हम लोगों को 4 यूनिट के बराबर मिल जा रही है। अब AP निकाल लिए हम लोग। एक और बात हम लोगों को पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड पासेज थ्रू सेंटर। यहाँ पर अगर हम लोग गौर से देखें तो BC इस सर्कल का कॉर्ड है और AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि AP सेंटर से होकर के पास करेगा, यानी सेंटर इस लाइन AP पर कहीं लाई करेगा। हम मान लेते हैं कि सेंटर O यहाँ कहीं लाई कर रहा है। सिंस AP is perpendicular bisector of chord BC, so center lies on AP। हम मान लेते हैं कि सेंटर O है। इसके बाद हम लोग B से O को मिला देंगे। ज्वाइन BO, और BO देखा जाए तो ये सर्कल का रेडियस है। AO सर्कल का रेडियस है। मान लेते हैं हम लेट BO AO ये सर्कल के रेडियस R के बराबर है। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग AO लंबाई और OP लंबाई को देखें तो इसमें AO R के बराबर है। ये पूरी लंबाई हम लोगों ने निकाल लिया है, ये 4 यूनिट के बराबर है। तो केवल OP की लंबाई 4 माइनस R के बराबर होगी, और BO को जैसा कि हम लोगों ने R माना हुआ है तो ये R है। अब ट्रायंगल BOP में अगर हम लोग देखें, इन ट्रायंगल BOP में पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं R का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस R का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस R का स्क्वायर माइनस 8R प्लस 9। ये R स्क्वायर और R स्क्वायर कट जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 8R इज इक्वल टू 25, यानी कि रेडियस R ये हम लोगों को 25/8 यूनिट के बराबर मिल जाएगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है।
इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 100/1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लीजिए, 100/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लीजिए और ऐसे करते करते 100/20 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट कर लीजिए और उसमें कितने सारे डिस्टिंक्ट इंटीजर्स आ रहे हैं उनकी संख्या बताइए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग इंटीजर्स। तो अगर कोई इंटीजर मल्टीपल टाइम्स भी आता है तो उसको हम लोग एक बार ही काउंट करेंगे। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये जितने भी नंबर्स हैं सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि 100/1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 100, 100/2 का 50। अब 100/3 को देखो, ये 33.33 होगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट को इग्नोर कर देता है और इंटीग्रल पार्ट को अपने पास रख लेता है। तो 33.33 को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 33 बना देगा। सिमिलर लॉजिक से 100/6 16.66 के बराबर होता है, लेकिन 16 पॉइंट समथिंग के बराबर होता है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसको 16 बना देगा। तो ऐसा करते करते हम लोगों को 100/1 से लेकर 100/20 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद हम लोग देख रहे हैं इसमें कितने सारे अलग अलग इंटीजर्स आए हुए हैं। तो यहाँ आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 7 2 बार आया हुआ है लेकिन गिनाएगा एक बार, यानी कि 13। ये 6 2 बार आया हुआ है लेकिन गिनाएगा एक बार, क्योंकि अलग अलग इंटीजर्स की संख्या हमको गिननी है। तो हम लोग पहुंचे 14 पे। और ये 5 बार बार रिपीट हुए हैं लेकिन एक बार गिनाएंगे, यानी कि डिस्टिंक्ट इंटीजर्स जो हमको मिलने वाले हैं उनकी संख्या है 15। यहाँ पर हमको बताया गया है कि x, y, z नेचुरल नंबर्स हैं और उनके बारे में 3 बातें बताई गई हैं, और जिससे कि हमको x² + y² + z² को निकालना है। इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए ना सबसे पहले हम लोग इन तीनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ लेते हैं। तो देखिए हमको क्या मिलेगा, x² यहाँ, y² यहाँ, z² यहाँ, और इसके अलावा xy 2 बार मिलने वाला है। xy एक बार यहाँ है और यहाँ है। उसी तरीके से xz हमको 2 बार मिलने वाला है और उसी तरीके से yz भी हमको 2 बार मिलने वाला है। तो अगर इन इक्वेशंस को हम जोड़ें तो हमको जोड़ने पे मिलने वाला है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2xz, और ये जोड़ कर देखना ये 729 के बराबर आता है। और इससे हमको मिलता है x + y + z का स्क्वायर = 729, और इसका मतलब है कि x + y + z जो है वो 27 के बराबर होगा। तुम बोलोगे सर रूट ले रहे हैं तो नेगेटिव रूट क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि x, y, z नेचुरल नंबर्स हैं तो उनका सम नेगेटिव रूट नहीं आ सकता, इसलिए हमने पॉजिटिव वाला रूट ही लिया है। अब अगली बात ये निकल कर आती है कि x कैसे निकालें। तो पहले इक्वेशन में देखो तीनों नंबर्स के पास x है, वो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अगर पहले इक्वेशन से हमने x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा z, और ये 135 के बराबर आ रहा है। लेकिन x + y + z की वैल्यू 27 हमको पहले से पता है, और इससे हम लोगों को x की वैल्यू मिल जाती है 5। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से हम लोग y कॉमन ले सकते हैं और तब हमको मिलेगा x + y + z = 351। x + y + z की वैल्यू हमको पहले से पता है 27, और इससे हमको मिलने वाला है y = 13। और लास्ट इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, z को कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा z × x + y + z = 243, और इसका मतलब है कि z = 9। हमको x, y, z तीनों की वैल्यू मिल चुकी है, और अब हम लोग x² + y² + z² की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये निकल कर आता है 275, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है।